फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सीटेट का न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गया है और हमारा टारगेट 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है ना। तो बीपीएससी में भी जो है 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ में इसके साथ हम लोग 9 to 10 का भी बुक करने वाले हैं एनसीईआरटी का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का जो क्लास है ये हमारा हिस्ट्री का क्लास 7 का चैप्टर 3 है। फर्स्ट और सेकंड क्लास हम लोग कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है आपका दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कावेरी डेल्टा क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया था अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह ये है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। यानी अभी अध्याय 2 में हम लोग पढ़े थे जिसमें दिल्ली का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया था, ठीक है ना। तो यो वो इसलिए हुआ था क्योंकि दिल्ली जो है ये महत्वपूर्ण शहर आपका 12वीं शताब्दी में बना था। तो पहले जो है तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से जाना जाता है, ने परास्त किया, मतलब हरा दिया था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका आता है, देहली वाल क्या है। तो देहली वाल जो है एक सिक्का है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिल्ली का एक सिक्का है। देखिए क्या बोल रहा है, दिल्ली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थी, ठीक है। तो दिल्ली वाल क्या है, एक तरह का सिक्का है, तो याद रखिएगा। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र एक को देखिए, दिल्ली एक कुहाना, सीरी और जहाँ पनाह को पहचानिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग ये क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें से ये आपको आना चाहिए और यहाँ पे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजपूत वंश में आपका तोमर था, अनंगपाल, आरंभिक 12वीं शताब्दी में 1130 से 1145 145 ईस्वी तक था, या 1145 ईस्वी। फिर चौहान आया था, चौहान में पृथ्वीराज चौहान जो 1165 से लेकर 1192 ईस्वी तक था, ठीक है। और फिर प्रारंभिक चौहान के बाद आपका प्रारंभिक तुर्क शासक थे जिसमें तुर्की शासक में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि 1206 से लेकर 1290 तक था। और ये तुर्की शासक जो था इसका टाइमिंग पीरियड 1206 से 1290 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपका शमशुद्दीन इल्तुतमिश आए थे और इसकी जो कार्यकाल था 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। फिर उसकी बेटी रजिया सुल्तान थी जो कि 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक थी। फिर गयासुद्दीन बलबन था जो 66 से लेकर 87 ईस्वी तक था। यहाँ से रजिया सुल्तान से क्वेश्चन आता है, इल्तुतमिश से क्वेश्चन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो जो कि हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो बस ये टाइमिंग पीरियड भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर तुर्की शासक के बाद खिलजी वंश आया था जो कि 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। और खिलजी वंश में सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी आया था जो कि 1290 से लेकर 96 ईस्वी तक था। फिर अलाउद्दीन खिलजी थे जो कि 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक थे, अलाउद्दीन खिलजी। फिर तुगलक वंश आए थे, तुगलक वंश जो थे ये आपका 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक थे। और तुगलक वंश में 3 शासक ने राज किए थे जिसमें गयासुद्दीन तुगलक थे, मोहम्मद तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक का जो टाइमिंग पीरियड है 4 साल का था, 1320 ईस्वी से लेकर 1324। गयासुद्दीन तुगलक जो कि 1324 ईस्वी तक थे। फिर मोहम्मद तुगलक आए थे जो कि 1324 से लेकर 1391 ईस्वी तक थे। फिर फिरोज शाह तुगलक थे जो 1391 से लेकर 1388 ईस्वी तक थे, ठीक है। तो तुगलक वंश में ये 3 शासक थे।
फिर सैयद वंश आते हैं जो कि 1414 ईस्वी से लेकर 1491 ईस्वी तक थे। और सैयद वंश में खीज खान है, फिर 1414 से लेकर 1421 तक थे। फिर लोधी वंश थे जो कि सबसे अंतिम थे, और इसमें बहलोल लोधी था जो कि 1491 से लेकर 1226 ईस्वी तक थे। ठीक है, सॉरी 1526 ईस्वी तक। तो यहाँ पे इस चीज़ को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, जो कि आपको बहुत ही शॉर्ट में अच्छा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। तो सुल्तानों के अधीन दिल्ली, इतिहास, तारीख और तवारीख। तवारीख बहुवचन होता है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखा गया था, तवारीख। तवारीख के लेखक जो सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वह न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ठीक है, 13वीं सदी के इतिहासकार फ़के मुदबिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकता। वेतन आता है किसानों से एकत्र किए हुए राजस्व से, और मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वो खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ठीक है, देखिए ये कुछ और बातें ध्यान में रखिए। तवारीख के लेखक जो है नगरों में रहते थे। और देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तवारीख से स्टेटमेंट भी क्वेश्चन आया है कि यहाँ के लेखक जो रहते कहाँ रहते थे, तो नगरों में रहते थे। गांव में शायद ही रहा करते थे, कभी रहते हो, शायद ही कभी रहते हो। ठीक है, वो अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम जो है पाने के लिए के आशा में लिखते थे कि हम उनके बारे में अच्छे लिखेंगे तो हमें अच्छा मतलब कि उनसे इनाम मिलेगा। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। ठीक है, तो यहाँ से तवारीख से क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 1236 ईस्वी में, अब ये इम्पॉर्टेंट है कि इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। ये पहली महिला थी जो सुल्तान बनी थी। ठीक है, जो कि सुल्तान बनी थी। और इसके बारे में इतिहासकार देखिए, मिनहाज ए सिराज, याद रखिएगा मिनहाज ए सिराज, ये स्वीकार किया था कि ये जितने भी भाई हैं उसे सबसे योग्य और सक्षम है। लेकिन वो एक औरत थी ना, इसलिए उसे जो है शासक के रूप में ये मान्यता नहीं दे रहे थे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रश्न नहीं थे, क्योंकि उसमें औरतों को उतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी ना कि इसलिए जो है वो नहीं चाहते थे कि सभी लोग औरत के पीछे के सामने जो है झुके। इसलिए ये नहीं चाहते थे कि ये मतलब कि शासन करे। तो 1240 में जो उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। तो ये याद रहेगा ना, मिनाज सिराज, तो याद रखिएगा ये नाम को। ठीक है, इसका टाइमिंग ड्यूरेशन भी याद रखिएगा, 1236 से लेकर 1240 साल तक ये जो है शासन की थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिनाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वो पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी आखिर हासिल क्या हुआ। मतलब उनका कहना था कि वो औरत थी इसलिए वो शासक नहीं बन सकती, तो आखिर उसको इतना मतलब कि उसमें इतनी सारी खूबी है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा जब वो राजा ही नहीं बन सकती है। तो राजिया ने अपने अभिलेखों और शिक्कुल पर अंकित करवाया, वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि ये क्या धारण कर रही थी, मतलब कि ये कुंभा कोट पहनने लगी थी ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है जो कि यहाँ पे शायद दिया हुआ नहीं है। तो वो क्वेश्चन पे यहाँ इस पॉइंट से भी एक क्वेश्चन आता है कि वो क्या धारण की थी। ठीक है, आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राजा था, उस वंश की रानी रुद्रमा देवी। ठीक है, इसका टाइमिंग पीरियड देख लीजिए, 1262 टू 1289। 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। ठीक है, देखिए रानी रुद्रमा देवी, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, क्योंकि रानी रुद्रमा देवी जो थी ना, अपना अभिलेख में जो है पुरुष जैसा नाम लिखवाती थी। ठीक है, क्योंकि और पुरुष होने का भ्रम पैदा करती थी, जबकि वो एक महिला थी। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसका टाइमिंग पीरियड है 1980 टू 1003।
उसको जो है दीदी यानी बड़ी बहन से उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी रानी को हमेशा स्नेह से संबोधन किया था, ठीक है। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अम, दोनों में डिफरेंसेस दिया है कि रुद्रमा देवी जो है अपने आप को एक पुरुष के जैसा उसका नाम लिखवाती थी, लेकिन ये रजिया सुल्तान है ना, ये इल्तुतमिश की बेटी के नाम से अपना मतलब कि पहचान की है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश में काकतीय राजवंश, जबकि अभिलेखों में राज्य का व्यवहार विपरीत था, है ना। अभिलेखों शिखर पर अंकित है वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट से क्वेश्चन बना है हम लोगों का सीटेट में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नजदीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता है। गुलाम को क्या कहा जाता है? फारसी में बदगा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों के पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। वो चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर रहते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकता था। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों की सलाह दी जाती है जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम जो रहता है वो बेटी से भी बढ़कर होता है, ठीक है। खलजी तथा तुगलक शासक बदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्गों के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पद पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगे। देखिए खिलजी खलजी और तुगलक शासक क्या किए थे, बंदरगाह मतलब सॉरी बंदगा मतलब गुलाम हो गया, तो कभी कभी इन लोगों को जो है ना ऊंचा ऊंचा पद दे दिया जाता था, जैसे सूबेदार सेनापति। तो इससे जो है समाज में स्थिरता पैदा हो गया कि एक तुच्छ लोगों को जो है इतना बड़ा बड़ा पद दिया जा रहा है इस तरीके से। तो गुलाम और आश्रित अपने मालिकों संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, लेकिन देख लीजिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने मालिक के ही साथ वफादारी करेगा, ज़रूरी नहीं है कि उसके उत्तराधिकारी के साथ भी वफादार हो। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तान की आलोचना भी की थी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि ये लोग जो है जो निचले खानदान के लोगों को जब ऊंचे पद बैठाने लगे तो ये तवारीख के लेखक जो है इसकी आलोचना भी किए थे। जैसे कि यहाँ पे सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, देखिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज घुमार नामक कलाल शराब बनाने वाले बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तबाख नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेश की नाश और शासन करने की क्षमता के। तो ये लोग जब ऐसा किए ना तो जो तवारीख के जो लेखक थे वो लोग पता है क्या कहते थे, जैसे जियाउद्दीन बर्नी, कि इन लोगों का मतलब कि क्या बोले हैं, विवेक का नाश हो गया है। विवेक मतलब बुद्धि, तभी तो इतने तुच्छ लोगों को इतने बड़े बड़े पद दिया जा रहा है, इन लोगों का कहना था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हम लोगों का क्या है कि पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे, ठीक है। इक्ता देखिए वो इलाका रहता था जो उन लोगों को दिया जाता था सूबेदार के रूप में जो नियुक्त किया जाता था,
और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक़्तिदार तथा मुफ्ती कहे जाते थे। मतलब कुछ इलाका दे दिया जाता था और बोला जाता था कि ये अब तुम्हारे अधिकार में है, तुम इसमें से जो है अपना कर निकालो और फिर मतलब कि उसकी ज़िम्मेदारी वो उसे देते थे। तो वो जो इलाका रहता था उसको इक्ता कहा जाता था, और वो जो अधिकारी होते थे उसको इक़्तिदार कहा जाता था या मुफ्ती कहा जाता था, ठीक है? तो मुफ्ती का फ़र्ज़ था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ताओं में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वो अपने सैनिकों का भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था कि उनके पद और वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे और इस बात का ध्यान रखता जाता था मुफ्ती राजा द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। मतलब समझ में आ रहा, कहने का मतलब क्या है कि वो कर लेते थे, लेकिन ये लोग इतना चालाक थे कि ये ऐसा नहीं कि भाई तुमको बोल रहा है कि कर लेने के लिए अपने इलाके से तो तुम जितना चाहो उतना नहीं। ये लोग एक फिक्स अमाउंट जो है पूरा डिसाइड करके रखते थे कि तुम्हें इतना ही कर लेना है, ठीक है? और करप्शन ना हो इसके लिए ये लोग क्या करते थे ना कि किसी भी चीज़ को वंशानुगत नहीं लेते थे, मतलब कि इसके बाद उसका बेटा करेगा, इस तरीके से वो कुछ टाइमिंग पीरियड के लिए रखते थे और फिर टाइम होते के साथ उसको चेंज करके फिर दूसरा मतलब कि दूसरे को जो है चुन लिए जाते थे, यानी दूसरे इक़्तिदार को चुन लिया जाता था और उसको वो जगह दे दिया जाता था, ठीक है? और इसके बावजूद भी क्या किया जाता था कि एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था ताकि उसका रेखा जोखा रख सके कि वो कितना जो है कर वसूल रहा है और कितना हो रहा है, ठीक है? और उसी कर को जो है वो सैनिकों को दिया जाता था। मतलब जो इक़्तिदार रहते थे वो सैनिक को भी देखभाल करते थे ना कि सैनिकों को प्रशिक्षित करते थे, तो वो तनख्वाह जो है उन्हें भी दिया जाता था, ठीक है? जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर जो कर था उसे खराज कहा जाता था, याद रखिएगा। और जो किसान भी उपज का लगभग 50% होता था। कितना प्रतिशत होता था? 50%। फिर मवेशियों पर होता था और आपका घरों पर होता था। ये याद रखना ज़रूरी है कि उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा फैसला दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वो पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले क्षेत्र थे जिनमें जिसमें पैठने में सुल्तान की सेना असक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपनी अधिकार जमा तो लेते थे, पर वो अधिकार कुछ ही समय के लिए होता था, ठीक है? अब थोड़ा सा साइड में हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, इस काल में खराज के अलावा कुछ अन्य कर, खराज समझ में आया था ना, जो कि आपका अनाज पे जो कर लगाया जाता था, है ना? किसानों पे जो कर लगाया जाता था। उसके खुम्स था। युद्ध से में लूटे गए माल पर लगाने वाला इस धन का एक पाँचवा हिस्सा जो है सुल्तान का होता था और 4 मतलब क्या है 4/5 जो है ये सैनिकों का होता था। ज़कात जो है ये एक धार्मिक कर था जो कि मुसलमानों के आय का 2.5% या 1/40 भाग था और लोकप्रिय मतों के अनुसार
अनुसार इसका आरंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था। इसे सभी मुस्लिमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। सल्तनत यानी मुगल काल में व्यापारियों से आयात और निर्यात पर 2.5% जो है ज़कात वसूला जाता था। फिर जजिया था। जजिया जो था गैर मुसलमानों पे किया जाता था, ठीक है ना। उन्हें जिमी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था। सल्तनत काल में इसकी वसूली खराज के साथ किया गया था। तो जजिया याद रखिएगा, खराज याद रखिएगा और ये ज़कात याद रखिएगा, ठीक है ना। ये तीनों से भी क्वेश्चन आया है। जजिया जो गैर मुसलमान, और ज़कात जो कि मुसलमान, और खराज जो कि आपका ये कृषि पर जो लगाया गया था कर, उसको कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है की जाती थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक अलग कर के रूप में असंगठित कर दिया था। स्रोत U&A 1959 1959 में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सुल्तनत, किताब महल, प्रकाशन, इलाहाबाद। अच्छा खैर छोड़िए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखते हैं सरदार और उनके किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बताया कि इब्न बतूता याद रखिएगा, ठीक है, मोरक्को से आए थे, ये इम्पॉर्टेंट है। चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस की झुरमुट्टों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वो कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं इन जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्र हुए वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है, ठीक है। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया था और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को भी उनका धावा झेलना पड़ा, ठीक है। चंगेज खान याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगलों के धावे बढ़ गए और इसके मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। 15वीं शताब्दी तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, ठीक है, 1226 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फले फूले थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे, ठीक है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी याद रखिएगा, 1540 से 1545 ईस्वी तक बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं को 1230 से 1240, 55 से लेकर 56 तक को चुनौती दे दी और परास्त कर दिया। शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार कर के स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 55 तक शासक किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीके को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जब मुगल साम्राज्य से समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो शेरशाह के बारे में भी जानकारी मिल गया ना। ये 1540 से 1545 तक में बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में थे। फिर वो 15 साल तक यहाँ पे ये किए थे, 1540 से 1555 तक। और ये दिल्ली के मुगल सम्राट हुमायूं, ठीक है, उसको भी चुनौती दे दिए थे। तो ये था हम लोगों का आज का क्लास। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो तो हम आपको बता ही दिए, पूरा चैप्टर भी एक बार रीड करके बता दिए। तो अगर आप देख लिए होंगे तो इसमें से हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है जो कि हम लोग MCQ में डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए क्योंकि ये किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए हेल्पफुल है, ठीक है ना। ये हमारे सीटेट के साथ साथ आपका BPSC, बिहार स्टेट, किसी भी कॉम्पिटिशन, जो भी स्टेट टीचर लेवल एग्जामिनेशन होता है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है आता है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।